लगभग 2000 साल पहले आज के चाइना के सिचुआन क्षेत्र में जहां नमक के गहरे कुएं खोदे जाते थे, वहां काम करने वाले लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस की। जैसे वे जमीन में गहराई तक ड्रिल करते, कुछ जगहों से हवा के साथ एक गैस निकलती थी जो आग के संपर्क में आते ही अचानक जल उठती थी। यह कोई सामान्य आग नहीं थी, यह बिना लकड़ी के जल सकती थी और बहुत कम धुआं पैदा करती थी। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह मीथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है, लेकिन यह साफ था कि यह जमीन के नीचे से आ रही एक अलग तरह की ऊर्जा है। धीरे धीरे सिचुआन के इन इलाकों में लोगों ने इस गैस को नियंत्रित करना सीख लिया। उन्होंने बांस की खोखली नलियों का इस्तेमाल करके इस गैस को कुओं से बाहर निकालना शुरू किया। ये प्रिमिटिव पाइपलाइंस कई किलोमीटर तक फैली होती थीं। इस गैस को सॉल्ट वेल्स तक ले जाया जाता था, जहां इसे जलाकर पानी उबाला जाता और नमक तैयार किया जाता। यह मानव इतिहास के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक था जहां अंडरग्राउंड गैस को सिस्टमैटिकली एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रियल काम में इस्तेमाल किया गया। लेकिन उस समय यह सिर्फ एक लोकल तकनीक थी। दुनिया के बाकी हिस्सों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके लगभग 1500 साल बाद 17वीं और 18वीं सदी में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में भी जमीन से निकलने वाली गैस को नोटिस किया जाने लगा। कई जगहों पर यह गैस मार्सेस और स्वैम्प से अपने आप निकलती थी, जिसे मार्स गैस कहा गया। वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे समझा कि यह मीथेन है, जो एनएरोबिक कंडीशंस में सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। लेकिन अभी भी इसे एक रिलायबल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना संभव नहीं था, क्योंकि इसे कलेक्ट और स्टोर करना मुश्किल था। 1821 में फ्रीडोरिया में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। यहाँ विलियम हार्ट ने दुनिया के पहली डॉक्यूमेंटेड कमर्शियल नेचुरल गैस वेल्स में एक ड्रिल किया। यह एक छोटा सा कुआं था, लेकिन इससे निकलने वाली गैस को लकड़ी की पाइपलाइन के जरिए पास के घरों तक पहुंचाया गया, जहां इसका इस्तेमाल लाइटिंग के लिए किया गया। यह वह पल था जब पहली बार नेचुरल गैस को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया। धीरे धीरे 19वीं सदी के अंत तक नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ने लगा, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी थी। जब क्रूड ऑयल को जमीन से निकाला जाता था तो उसके साथ बहुत सारी गैस भी निकलती थी। उस समय इस गैस को बेकार समझा जाता था, क्योंकि इसे स्टोर करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं था। इसलिए ऑयल फील्ड्स में इस गैस को अक्सर जला दिया जाता था, जिसे फ्लेयरिंग कहा जाता है। यह एनर्जी बिना उपयोग के फ्लेयर होकर बर्बाद हो रही थी। इसी दौरान 1910 के आसपास पिट्सबर्ग में एक केमिस्ट ने एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी की। वाल्टर ओ स्नेलिंग ने ऑब्जर्व किया कि गैसोलाइन बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। उन्होंने इस इवेपोरेशन के कारण को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और पाया कि गैसोलीन के अंदर कुछ लाइट हाइड्रोकार्बन्स डिसॉल्व होते हैं। उन्होंने इस इवेपोरेशन के कारण को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और पाया कि गैसोलीन के अंदर कुछ लाइट हाइड्रोकार्बन्स डिसॉल्व होते हैं, जो प्रेशर कम होते ही बाहर निकल जाते हैं। जब स्नेलिंग ने इन गैसेस को अलग किया तो उन्हें प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसेस मिली। उन्होंने यह भी देखा कि अगर इन गैसेस को हाई प्रेशर में रखा जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं। यह एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी, क्योंकि अब पहली बार इन गैसेस को सेफ्टी स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल हो गया था। 1910 से 1912 के बीच स्नेलिंग ने प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस को आइसोलेट करके उसे सिलेंडर्स में स्टोर करने का तरीका डेवलप किया। यही एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की शुरुआत थी। लिक्विफाइड शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि यह गैस प्रेशर के अंदर लिक्विड बन जाती है। इससे स्टोरेज आसान हो गया और ट्रांसपोर्ट भी एफिशिएंट हो गया। धीरे धीरे रिफाइनरीज में प्रोसेसेस डेवलप किए गए, जहां क्रूड ऑयल को हीट करके अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर फ्यूल्स अलग होते हैं। एलपीजी वाले कंपोनेंट्स प्रोपेन और ब्यूटेन लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स के कारण ऊपर की तरफ जल्दी निकल जाते हैं। इसी दौरान साइंटिस्ट ने यह भी समझा कि एलपीजी सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग से ही नहीं, बल्कि नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से भी बन सकती है। जब नेचुरल गैस को प्रोसेसिंग प्लांट्स में लाया जाता है तो उसमें मीथेन के साथ साथ हैवियर हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। इन हैवियर कंपोनेंट्स को अलग करके एलपीजी तैयार की जाती है। धीरे धीरे दुनिया भर में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। जियोलॉजिस्ट ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी शुरू की जहां सेडिमेंट्री रॉक्स मौजूद थीं। ऐसी चट्टानें जो लाखों साल पहले समुद्रों या झीलों के नीचे बनी थीं। यही वो जगह थी जहां ऑर्गेनिक मैटर दबकर हाइड्रोकार्बन्स में बदल चुका था। इसके बाद ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज विकसित हुई। ऑन शोर ड्रिलिंग में जमीन पर रिग्स लगाए जाते हैं और कई किलोमीटर गहराई तक छेद किया जाता है। वहीं ऑफशोर ड्रिलिंग में समुद्र के बीच प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जो ओशन फ्लोर के नीचे छुपे रिजर्व्स तक पहुंचते हैं।
गल्फ ऑफ मैक्सिको और नॉर्थ सी जैसे क्षेत्र ऑफशोर ड्रिलिंग के बड़े केंद्र बने। जब ऑयल और गैस सरफेस पर लाए जाते हैं तो वे रॉ फॉर्म में होते हैं। इन्हें प्रोसेसिंग प्लांट्स और रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है और अलग अलग फ्यूल्स को अलग किया जाता है। एलपीजी को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है, जिससे इसे सिलेंडर्स या बड़े स्टोरेज टैंक्स में भरा जा सके। सिलेंडर फिलिंग एक हाईली कंट्रोल्ड और सेफ्टी क्रिटिकल प्रोसेस होता है। पहले सिलेंडर्स को थरोली चेक किया जाता है, फिर उन्हें वैक्यूम या इनर्ट गैस से साफ किया जाता है ताकि अंदर कोई कंटामिनेशन ना रहे। इसके बाद एलपीजी को मॉडरेट प्रेशर और कभी कभी कूलिंग के जरिए लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। हर सिलेंडर का वेट और प्रेशर केयरफुली मॉनिटर किया जाता है ताकि सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। जब ये सिलेंडर घरों तक पहुंचते हैं और वाल्व खोला जाता है तो प्रेशर अचानक कम हो जाता है। इसी कारण लिक्विड एलपीजी तुरंत गैस में बदल जाती है और बर्नर तक पहुंचती है, जहां यह क्लीन फ्लेम के साथ जलती है। यही वजह है कि एलपीजी इतना एफिशिएंट और रिलायबल फ्यूल है। धीरे धीरे 20वीं सदी के मध्य तक एलपीजी का उपयोग दुनिया भर में फैलने लगा। घरों में कुकिंग और इंडस्ट्रीज में हीटिंग के लिए यह एक भरोसेमंद फ्यूल बन गया। कुछ क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होने लगा, लेकिन खासकर उन जगहों पर जहां पाइपलाइन गैस उपलब्ध नहीं थी, वहां एलपीजी सिलेंडर्स एक आइडियल सॉल्यूशन बन गए। आज एलपीजी प्रोडक्शन एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। सऊदी अरेबिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों के पास बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, जहां से एलपीजी का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर होता है। वहीं इंडिया जैसे देश प्रोडक्शन के साथ साथ इंपोर्ट भी करते हैं ताकि बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एनर्जी जो आज हर घर के किचन तक पहुंच चुकी है, उसकी शुरुआत उन एंशिएंट सॉल्ट वेल से हुई थी, जहां बांस की नलियों के जरिए पहली बार गैस को कंट्रोल किया गया था। और उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खोज एक दिन पूरी दुनिया की एनर्जी सिस्टम को बदल देगी। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, रिफाइनरीज में निकलने वाले प्रोपेन और ब्यूटेन को अब वेस्ट नहीं बल्कि वैल्यूएबल फ्यूल माना जाने लगा। इसी के साथ स्टोरेज सिस्टम्स भी बेहतर हुए। अब छोटे सिलेंडर्स के साथ साथ मैसिव स्फेरिकल स्टोरेज टैंक्स, जिन्हें हॉर्टन स्फीयर्स कहा जाता है, और प्रेशराइज्ड यूनिट्स में भी एलपीजी को सुरक्षित रखा जाने लगा। कुछ समय बाद ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया। एलपीजी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए। पाइपलाइंस के जरिए गैस भेजना आसान था। एलपीजी मॉडरेट प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में रखी जाती है, इसलिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड टैंकर्स की जरूरत पड़ी। इसके बाद स्पेशली डिजाइंड एलपीजी करियर्स बनाए गए, ऐसे जहाज जो समुद्र के रास्ते हजारों किलोमीटर दूर तक एलपीजी को ले जा सकते थे। ये शिप्स इंसुलेटेड टैंक्स के साथ आते हैं, जहां प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है ताकि एलपीजी लिक्विड फॉर्म में ही बनी रहे। इसी दौरान ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का एक नया नेटवर्क तैयार हुआ। सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों से एलपीजी बड़े एलपीजी करियर्स में भरकर एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया तक भेजी जाने लगी। दूसरी तरफ जापान और इंडिया जैसे देशों में इंपोर्ट टर्मिनल्स बनाए गए, जहां इन जहाजों से एलपीजी को अनलोड करके स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है। इसके बाद यह एलपीजी बोटलिंग प्लांट्स तक पहुंचती है। यहाँ सिलेंडर फिलिंग का प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है। हर सिलेंडर को कन्वेयर बेल्ट पर लाया जाता है। पहले उसका वेट चेक होता है, फिर वाल्व इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके बाद हाई प्रिसीजन मशीन्स के जरिए लिक्विड एलपीजी को सिलेंडर में भरा जाता है। फिलिंग के बाद लीक डिटेक्शन सिस्टम से हर सिलेंडर को टेस्ट किया जाता है। अगर स्लाइटेस्ट भी लीकेज डिटेक्ट होती है तो उस सिलेंडर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व हुए। एलपीजी खुद कलरलेस और ओडोरलेस होती है, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होती। यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि लीकेज होने पर लोगों को पता नहीं चलता था, इसलिए इसमें एक केमिकल मिलाया जाने लगा, इथाइल मरकैप्टन, जिसकी स्मेल बहुत तेज होती है। यही वजह है कि एलपीजी लीक होने पर एक अलग तरह की गंध आती है, जिससे लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रेशर रेगुलेटर्स और सेफ्टी वाल्व्स भी विकसित किए गए। जब सिलेंडर घर में यूज होता है तो रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करता है ताकि गैस धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से बर्नर तक पहुंचे। अगर प्रेशर अचानक बढ़ जाए तो सेफ्टी वाल्व्स उसे रिलीज कर देते हैं, जिससे किसी दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इसी दौरान एलपीजी का यूज सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। कई देशों में एलपीजी को ऑटो फ्यूल के रूप में अपनाया गया, जिसे ऑटो गैस कहा जाता है। यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम कार्बन एमिशंस पैदा करता है, इसलिए इसे क्लीनर अल्टरनेटिव माना जाता है। टैक्सीज, बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स में एलपीजी कन्वर्शन किट्स लगाए जाने लगे।
इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एलपीजी की डिमांड बढ़ने लगी। इसका इस्तेमाल मेटल कटिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सिरेमिक्स और हीटिंग प्रोसेसेस में किया जाने लगा। इसकी क्लीन फ्लेम और हाई एनर्जी एफिशिएंसी इसे इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल बनाती है। इसके अलावा रिमोट एरियाज जहां पाइपलाइन गैस या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना मुश्किल है, वहां एलपीजी एक रिलायबल एनर्जी सोर्स बन गई। धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स और एडवांस्ड हो गई। अब सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रिलिंग ही नहीं बल्कि साइज्मिक सर्वेस का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे जमीन के नीचे के स्ट्रक्चर्स को मैप किया जा सके। 3D इमेजिंग और डेटा एनालिसिस की मदद से जियोलॉजिस्ट्स यह पता लगाते हैं कि कहां हाइड्रोकार्बन्स के रिजर्व्स हो सकते हैं। इससे ड्रिलिंग का सक्सेस रेट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद डीप वाटर ड्रिलिंग का दौर आया। समुद्र के बहुत गहरे हिस्सों में जहां पानी की गहराई हजारों मीटर होती है, वहां भी ड्रिलिंग शुरू हुई। गल्फ ऑफ मैक्सिको और ब्राजील के ऑफशोर फील्ड्स में अल्ट्रा डीप वाटर रिग्स लगाए गए। ये इंजीनियरिंग के ऐसे उदाहरण हैं जहां एक्सट्रीम प्रेशर और हार्श कंडीशंस के बावजूद लगातार प्रोडक्शन होता रहता है। इसी दौरान एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी सामने आने लगे। फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा था। एलपीजी को कंपैरेटिवली क्लीनर फॉसिल फ्यूल माना गया क्योंकि यह कोल और ऑयल की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करती है। इसी कारण कई डेवलपिंग कंट्रीज में एलपीजी को प्रमोट किया गया ताकि लोग ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे लकड़ी और कोयले से शिफ्ट कर सकें। इंडिया में भी यही बदलाव देखने को मिला। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के जरिए रूरल एरियाज में एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचाए गए, जिससे लाखों परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल मिला। इससे इंडोर एयर पॉल्यूशन में कमी आई और हेल्थ कंडीशंस में सुधार हुआ। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक चीज लगातार कांस्टेंट रही, यह फ्यूल हमेशा प्रेशर के अंदर लिक्विड और बाहर निकलते ही गैस बन जाती है। यही इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है जो इसे बाकी फ्यूल से अलग बनाती है। यह प्रॉपर्टी ही इसकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और यूजेस को संभव बनाती है। आज के समय में एलपीजी प्रोडक्शन एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम बन चुका है, जिसमें एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंटरकनेक्टेड है। हर स्टेप पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। सैटेलाइट से लेकर ऑटोमेटेड प्लांट्स तक हर लेवल पर मॉनिटरिंग होती है ताकि सप्लाई चेन स्मूथली चलती रहे। फिर भी यह पूरा सिस्टम उस नेचुरल प्रोसेस पर डिपेंड करता है जो लाखों साल पहले शुरू हुआ था, जब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स समुद्र की तलहटी में दबे और धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन्स में बदल गए। आज वही एनर्जी जो कभी इनविजिबल और अनकंट्रोलेबल थी, हर घर के किचन में कंट्रोल्ड फ्लेम के रूप में इस्तेमाल हो रही है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। धरती के अंदर छुपी एक अदृश्य गैस जिसे कभी लोग समझ भी नहीं पाए थे, आज एक ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क का अहम हिस्सा बन चुकी है, जहां हर सिलेंडर, हर फ्लेम और हर इस्तेमाल के पीछे लाखों साल की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, दशकों की साइंटिफिक रिसर्च और लगातार होती टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन छुपी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।